सुप्रभात बच्चों। तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12th। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वो भी क्लास 12th की। ठीक है, अब इसमें देखिए आपने जो 10th या 11th में पढ़ा है, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो पहली बात की आप प्रोबेबिलिटी जैसे पहले निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये चीज अब क्लास 12th में नहीं चलेगी, इसके लिए हम लोग नया तरीका सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज क्या मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक सैंपल स्पेस है हमारा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, जब हम दो कॉइन टॉस करते हैं तो ये बनता है टॉसिंग टू कॉइन साइमल्टेनियसली। अब मुझे प्रोबेबिलिटी सपोज कि ये निकालना है हेड टेल की, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हेड की प्रोबेबिलिटी। हेड की प्रोबेबिलिटी अगर एक हेड हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1/2 होती है, तो 1/2। फिर टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, और इस तरीके से इस हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। तो ये कुछ नया तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। फिर पहले जैसे क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली one head, what is the probability of getting exactly one head। ठीक है, सपोज कर लिया कि यही सैंपल स्पेस है और हमें एग्जैक्टली वन हेड चाहिए, तो एग्जैक्टली वन हेड यहाँ आता है और यहाँ आता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते थे, हम लोग लिखते थे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो 2 फेवरेबल होता था, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम ऐसे निकालते थे। अब ऐसे नहीं करना है, अब मैं कैसे बताता हूँ। अब मुझे या तो HT चाहिए और TH चाहिए, यही है हमारा कि एग्जैक्टली वन हेड मीन्स आइदर HT और TH ये चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ HT और लगा है ना, तो प्लस लगा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ TH और ऐसे निकाल लेंगे। तो HT की प्रोबेबिलिटी 1/4 और प्लस 1/4 और ऐड हो कि ये भी यही आंसर आएगा, लेकिन अब ये हमें मेथड यूज करना है, ये वाला मेथड। ठीक है, तो ये तो मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया। अब हम चलते हैं आगे, ये बेसिक चीजें हैं। तो हमें जो क्लास 12th में पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं आप रिवीजन कैसे करें। क्लास 12th है, टाइम भी बहुत कम है, एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, एक दिन बचे हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना है तो सबसे अच्छी बुक है NCERT। ठीक है, आप NCERT बुक से रिवाइज करो। ठीक है, मेरे हाथ में भी NCERT की फोटोकॉपी है, तो NCERT से हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो मैं वो समझा देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E इफ F हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E मतलब दो इवेंट है, एक सैंपल स्पेस है, उससे रिलेटेड दो इवेंट है E और F। ठीक है, तो हमको निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E, probability of occurrence of E if F has been already occurred। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि F पहले से ही हो चुका है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब एक काम पहले से हो चुका है, आपको ऑलरेडी पता है, उसके रिस्पेक्ट में हमको दूसरा काम करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसका फार्मूला क्या हो जाता है, इसका फार्मूला बहुत सिंपल सा है कि PE/F इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, गिवन दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब आपको जो गिवन है, गिवन देखिए लिखा है, तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन का मतलब इवेंट F। इवेंट F ये कह रहा है कि दैट द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस आर डिफरेंट, मतलब दोनों नंबर्स अलग हैं। टू नंबर्स अपीयरिंग
आर डिफरेंट, ठीक है। मतलब देखिए होता क्या कि टोटल 36 आउटकम होते हैं, जैसे मैं बना देता हूँ, 1 1 होता है, 1 2 होता है, 1 3 होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब इसमें जो एफ कहने का ये मतलब है कि एफ में वो आएगा जो दोनों डिफरेंट होगा। जैसे सेम क्या क्या होता है, मैं सेम दे है, 1 1 सेम होता है, 2 2 सेम होता है, तो ये नहीं आएगा। 1 1 2 2 3 3 ऐसे करते करते 6 होते हैं, 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि 2 नंबर इसमें जो आ रहे हैं वो इसमें से नहीं होंगे, मतलब ये 6 छोड़ के बाकी के जो 30 बच गए वो हमारा एफ है। 2 नंबर अपीयरिंग आर डिफरेंट, और हमको पता, ठीक है, डिफरेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। अब हमको इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है ई की, जो सम ऑफ नंबर्स है वो 4 आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो दोनों नंबर्स आएंगे उसका सम हमको 4 दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ई सम ऑफ नंबर्स 4, ठीक। अब सम ऑफ नंबर्स 4 कैसे कैसे आते हैं, देखिए मैं दिखाता हूं आपको 4 कैसे कैसे आएगा। 1 3 ये 4 हो गया, 3 1 ये 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 2 ये 4 हो गया, और बस इतने ही तरह के, और कब 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 3 हमारा ई हो गया, इवेंट ई और इवेंट एफ। अभी अभी मैंने फार्मूला बताया कि पी ई अपॉन एफ जो है इसकी वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। ये फार्मूला है इसका। अब ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये सेट है जिसमें ये 3 आ रहे हैं, और इसमें क्या है, एफ जो है ऐसे 2 नंबर है जो डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे 2 2 सेम आ जा रहा है, ये इसमें कॉमन नहीं आएगा। जब दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें कॉमन आएगा 1 3 एंड 3 1, तो ये 2 इवेंट हमारे कॉमन आ गए, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मैंने अभी बताया था ना कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1, ठीक है। देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है, सही है, दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 हमारा कितना है, ये हो जाएगा 1/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ये भी हो जाएगा 1/36, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2/36, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब एफ हमारा इतना बड़ा इवेंट, देखिए एफ क्या था कि एफ में वो सारे नंबर्स, मैंने लिखा नहीं था, बहुत बड़ा सेट था। एफ में वो सारे नंबर है, बट कंडीशन क्या है कि वो डिफरेंट है, ठीक है। तो एफ में क्या क्या आ रहा है, एफ में 1 1 नहीं आ रहा है, एफ में 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, ऐसे करते करते 1 6 आ रहा है, ठीक है। मतलब टोटल 30 इवेंट आ रहा है, 30 एलिमेंट आ रहे हैं, तो एक की प्रोबेबिलिटी वहां भी 1/36 होगी। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो हो जाएगा 30/36, ठीक है। अब दोनों वैल्यू ये जो हमारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वाई है इतनी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इतनी है, इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। तो ऊपर पुट कर देंगे हम कितना, इस फार्मूले में पुट करें तो ऊपर पुट हो जाएगा आपका 2/36 एंड अपॉन में आ गया 30/36, ठीक है। अपॉन में ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। अब इसको कट करेंगे 36 कैंसिल, 2/30, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/15, आंसर आ गया 1/15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन सोज हेड टॉस इट अगेन, ठीक है। मतलब एक कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड आता है तो फिर से टॉस करेंगे, एंड बट इफ इट सोज टेल, अगर वो टेल आता है देन थ्रो अ डाइस, ठीक है। तो पहले इसका सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अ पर्सन इज टॉसिंग अ कॉइन, तो कॉइन टॉस किया तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो पर्सन इज टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन सोज हेड, अगर हेड आता है तो टॉस इट अगेन, तो उसको दोबारा टॉस करता है, तो फिर से हेड या टेल आएगा, ठीक है। और इफ टेल कम्स देन थ्रो और डाई, अगर टेल आ गया तो उस केस में हम डाइस थ्रो करेंगे। अब डाइस आप थ्रो करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। मतलब इस एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट क्या हो गए, इस एक्सपेरिमेंट के एलिमेंट ऐसे हो गए, हेड हेड, मैं यहां लिख देता हूं, हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया,
और टेल 1 हो गया, टेल 2 हो गया आपका, टेल 3 हो गया, ऐसे करते करते ये जाएगा टेल 6 तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे क्या है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी वो इवेंट दिया हुआ है कि द डाई shows a number greater than 4. The die shows a number greater than 4. ठीक है, तो डाई पे 4 से बड़ा नंबर आता है, ये है हमारा ई। ठीक है, और एफ क्या है, एफ कह रहा है गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, और एफ कह रहा है कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो देखिए ई क्या है, द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। ई का मतलब हो गया कि 4 से जब ज्यादा आता है वो वाला, तो 4 से ज्यादा कब आएगा, T4 नहीं T5 एंड T6, यही दो कंडीशन है जब आपका 4 से ज्यादा होगा। और हमको गिवन है एफ कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। एफ ये कहता है कि कम से कम एक जगह टेल हो। एक जगह टेल का मतलब T1 इसमें भी 1 टेल है, T2 इसमें भी 1 टेल है, T3 इसमें भी 1 टेल है, T4 इसमें भी 1 टेल है, T5 इसमें भी 1 टेल है एंड T6 इसमें भी 1 टेल है। और इसने कहा है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, तो 2 टेल वाला भी हमारा हो सकता है। अच्छा 2 टेल का कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है, नहीं HT यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 टेल है, तो ये भी हो जाएगा, HT भी हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं HT। ठीक है, तो ये F बन गया हमारा। ई हो गया कि द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4 दो ही है, T5 और T6। और F है कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, तो 1 टेल का मतलब T1 T2 जिसमें 1 टेल है, मैंने सबको लिख लिया। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर गेटिंग अ डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4 इफ इट इज गिवन दैट, दिया क्या हुआ कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल ऑलरेडी अकर्स। तो मुझे यहाँ पे पता है कि टेल तो एक आया है, कम से कम एक टेल आया है। अब मुझे पता है कि उसमें नंबर 4 से ज्यादा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फार्मूला हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F, ये फार्मूला हो जाएगा। अब E और F देखिए, ये है E ये है F, दोनों में कॉमन क्या है, तो E इंटरसेक्शन F में दो चीजें कॉमन दिख रही है, एक दिख रहा है T5 और दूसरा दिख रहा है आपका T6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी T5 की क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये मैं बताता हूँ कि T क्या है, हेड टेल से आता ना, और हेड टेल में अगर टेल की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो 1/12 है। फिर 5 कहाँ से आता है, डाइस से आता है, डाइस में 6 आउटकम होते हैं टोटल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो ये 1/6 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो ऊपर हमको EF की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो EF की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। ठीक है, और नीचे क्या है F, तो F हमारे यहाँ पूरा दिख रहा है, इन सब की प्रोबेबिलिटी नीचे लिखेंगे अब। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, अब ऊपर T5 की प्रोबेबिलिटी अभी मैंने बताया था कितना आया था, 1/12 आया था, T6 की भी 1/12 आएगी। ठीक है, ऐड कर लेंगे अपॉन, अब TF में देखिए वहां से 1 2 3 4 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 से लेकर ये बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 तक, और प्लस एक और चीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ HT, ये है नीचे। ठीक है, अब T1 इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी सेम ही होगी क्योंकि ये भी T है और ये 1 है, तो ये भी 1/12 आएगा, इनटू कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा, तो ऐसे सीधे लिख दिया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल आ जाएगा हमारा 1/4 सीधा। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये 6 2 जा मतलब ये वैल्यू 1/2 आ जा रही है, प्लस 1/4 आ जा रहा है, इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 3/4, मतलब नीचे जो ये है इसकी प्लेस में हमारा आंसर क्या आ रहा है, नीचे आ रही है 3/4, और ऊपर वैल्यू आ रही है कितनी, ऊपर आ रहा है आपका 2/12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 3/4 और 2/12 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए ऊपर कितना आया था, ऊपर था 2/12 ये था,
और नीचे था 3/4, तो 3/4 जब यहाँ रेसिप्रोकल होगा तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। ये 4/3 हो गया, 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे। अब इसको कट करते हैं, 4 3 जाइए, 3 टर्म में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 2/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंस्ट्रक्टर है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक। एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास क्वेश्चन बैंक है कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस उसके पास कितना है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, इजी, तो लिखा हुआ है कि 300 इजी एंड 200 डिफिकल्ट। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उसके पास कितने, 300 इजी है, 200 डिफिकल्ट है, एंड 500 एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू, 500 इजी एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू है, एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है, 400 डिफिकल्ट, ये है। अब इफ अ पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो हमको जो पता करना है प्रोबेबिलिटी, वो क्या है, इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, ठीक है। ई हमारा क्या है, इजी क्वेश्चन, और गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दिया हुआ है एफ, गिवन दैट इट इज मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट ई हो गया कि वो हो गया कि इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करना, और एफ हो गया कि वो एमसीक्यू है, ठीक है। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है E/F, ठीक है। हमें इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि मुझे ये पता है कि जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू ही है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, PE∩F। अब ई का मतलब इजी क्वेश्चन और एफ का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया कि इजी एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया। फिर तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E∩F इक्वल टू हो जाएगा आपका, इजी क्वेश्चन कितना है, इजी एमसीक्यू क्वेश्चन 500 है, तो 500 हो गया अपॉन नीचे हो जाएगा हमारा 500 अपॉन टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल है 5 3 8 8 2 10 10 4 1400 क्वेश्चन, ये हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब एफ का मतलब हो गया कि एमसीक्यू चूज करने का। तो एमसीक्यू टोटल हमारे पास कितने हैं, 900 है टोटल एमसीक्यू, और टोटल क्वेश्चन है 1400, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अच्छा फार्मूला तो लिखा होगा, सॉरी यहाँ पूरा फार्मूला नहीं लिखा है, ये हो गया फार्मूला, ठीक है। वैसे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो E∩F की वैल्यू है 500 अपॉन 1400, और F की वैल्यू हो गई 900 अपॉन 1400, तो 1400 कैंसिल हो गया 1400 से, तो ये आ गया आपका आंसर कि 5:9, 5/9 आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये क्या कहता है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे सपोज क्या कि हमारा हम लोग निकालते हैं PE/F, तो उसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E∩F अपॉन PF, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम PE∩F निकालें तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा PF × PE/F, ठीक है। तो इसमें है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E∩F, सॉरी E/F, मतलब F पहले हो चुका है और उसमें F की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E∩F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अगर E वाला काम पहले हो चुका है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिखा जाएगा और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक रूल हो गया, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, लिखा हुआ है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, मतलब 3 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, वो भी सक्सेसिवली, वन आफ्टर अनदर। तो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब रिप्लेस नहीं करना है, जो कार्ड आप निकालेंगे उसको आपको फिर रखना नहीं है, तो रिप्लेस नहीं करना है। तो 3 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड्स का हमारा एक डेक है, उसमें से हम 3 कार्ड्स निकालना है लगातार बिना वापस रखे हुए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। तो मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड थर्ड कार्ड इज एस। तो हमको प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि फर्स्ट 2 कार्ड, पहले 2 कार्ड जो है, फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग और बाकी लास्ट कार्ड जो है वो इक्का हो। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है। तो पहले मान लीजिए मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स, उसमें से किंग कितने हैं, तो 4 किंग होंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि उसमें 4 किंग है, तो मुझे 4 निकालना है। 4 मेरा फेवरेबल है, आने को तो कोई आ सकता है 52। ठीक है, अब सपोज कि मेरा एक किंग निकल गया, तो अब हमारे पास किंग कितना बच गया, तो किंग हमारे पास रह गया 3 और कार्ड्स कितने बच गए, तो कार्ड्स टोटल हो गया 51, क्योंकि हम उनको रिप्लेस नहीं करना है, एक बार कार्ड जो निकाल लिया वो वापस रखना नहीं। तो अब फिर हम दूसरा किंग निकालने जा रहे हैं, अब मैं दूसरा ये वाला किंग निकालने जा रहा हूँ। तो अब 3 मेरा फेवरेबल हो गया और टोटल कार्ड 51 है। अब ये सेकंड किंग भी निकल गया। अब इसके बाद हम जाएंगे किंग के बाद एस निकालने, इक्का निकालने जाएंगे। तो एस हमारे पास कितना है, टोटल अभी 4 है और कार्ड हमारे पास कितने बच गए हैं, तो कार्ड हमारे पास 50 है। अब इस 50 में से मुझे एक एस चाहिए, तो एस का 4 हो गया और टोटल हमारे पास 50 है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 किंग एंड एस। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इंडिपेंडेंट इवेंट देखिए क्या होता है, ऐसे 2 इवेंट जिसमें एक के होने से कोई दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। सपोज ये एक सैंपल स्पेस यस है और इसके 2 इवेंट हैं ई और एफ। ठीक है, तो हम अगर पी ई अपॉन एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब ये होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, मतलब एफ पहले से हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर डायरेक्टली पी ई के इक्वल हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे ई अपॉन एफ भी वही आ रहा है जो पी ई आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। सिमिलरली अगर पी एफ अपॉन ई, इसकी प्रोबेबिलिटी पी एफ की इक्वल आ जाती है, तो यहाँ पे इवेंट एफ जो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी एफ की जो प्रोबेबिलिटी है वही पी एफ अपॉन ई की, ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे पहचान सकते हैं आप, या एक और तरीका इंडिपेंडेंट इवेंट पहचानने का, पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल आ जाए पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इवेंट एफ, तो ये इक्वल आ जाए तब भी इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज कि मैंने एग्जांपल के लिए एक आपका 52 कार्ड्स का डेक ले लिया कि सपोज फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इन विच 2 इवेंट्स आई हैव चूजन 2 इवेंट। इवेंट ई क्या है, द कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। इवेंट ई जो है द ड्रॉन कार्ड इज स्पेड। ठीक है, ये स्पेड है। और इवेंट एफ क्या है हमारा, इवेंट एफ है द कार्ड ड्रॉन इज एस। द कार्ड ड्रॉन इज एस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेते हैं हम, ई की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब द ड्रॉन कार्ड इज स्पेड, तो स्पेड टोटल हमारे 13 होते हैं और टोटल कार्ड 52 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेते हैं। एफ का मतलब है द ड्रॉन कार्ड इज एस, तो टोटल इक्के 4 होते हैं, 4/52, इसकी वैल्यू आ गई 1/13। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालना है क्या है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई अपॉन एफ, ठीक है। तो ई अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ कि probability of getting sped if it is known as the drawn card is ace, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि जो ड्रॉन कार्ड है एस है, उस केस में हमारा स्प्रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आ जाए हम लोग, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, ये अपॉन पी एफ हो जाएगा, ठीक है। अब ई और एफ, ई कहता है कि द ड्रॉन कार्ड इज स्प्रेड और एफ कहता है ड्रॉन कार्ड इज एस। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हो गया द ड्रॉन कार्ड इज एस ऑफ स्प्रेड। इन दोनों को अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें तो इसका मतलब हुआ कि वो एस है, वो भी किसका, स्प्रेड का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें अगर पी ई अपॉन एफ, मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें किसकी, एस, वो भी एस किसका, स्प्रेड का। तो स्प्रेड में एक ही एस होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी, ठीक है। अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने पहले ही निकाला है, कितना है ये अपना 1/13। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, देखिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकाला और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ की वैल्यू आपकी आ रही है 1/4 के इक्वल, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी भी देखिए 1/4 ही है, प्रोबेबिलिटी ई की भी उतनी ही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इट मीन्स, इसका मतलब है कि ई जो है हमारा, ई जो है, ई इज इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि इन हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रेड हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो एक हॉस्टल में 60% जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड 40% रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर, 40% रेड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रेड बोथ, एंड 20% रेड बोथ, मतलब ये दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हमको बताना है कि स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। फर्स्ट पार्ट ये बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रेड, सी और ही जो भी है, रेड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं निकालूंगा पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। पहले मैं पता कर लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और का मतलब हो गया यूनियन इंग्लिश, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी की प्रोबेबिलिटी देखिए, परसेंटेज दिया है ना कि 60% हिंदी पढ़ते हैं, तो अगर इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0.6। इंग्लिश का भी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज दिया है, तो इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, माइनस हिंदी इंग्लिश बोथ का 20% दिया तो ये हो जाएगा 0.2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 0.8 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की द पर्सन इज रीडिंग हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे इसका कंप्लीमेंट पता करना है। मुझे करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश मीन्स इसका कंप्लीमेंट हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का कंप्लीमेंट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी और इंग्लिश, और ये आ जाएगा 1 माइनस 0.8, दैट मीन्स 0.2। तो प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब परसेंटेज के टर्म में हो गया कि 20% नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। तो सेकेंड पार्ट है कि इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स इंग्लिश
न्यूज़पेपर ऑल्सो। अब हमको यहाँ पे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें पहले से पता है कि वो हिंदी पढ़ती है, तो हिंदी नीचे कर दिया मैंने कि हमको ऑलरेडी नोन है कि सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये मुझे पता करना है। ठीक है, मतलब हमको पहले से दिया है कि सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब अगर हिंदी पढ़ता है तो उसके बाद उसके इंग्लिश पढ़ने की कितने चांसेस है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पी ई इंटरसेक्शन एच मतलब बोथ, इसका मतलब हुआ कि दोनों पढ़ने वाला। तो बोथ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमारी 20%, मतलब 20/100 अपॉन पी एच, हिंदी पढ़ने वालों की परसेंटेज है 60, तो प्रोबेबिलिटी में हो गई 60/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ये आ रहा है 1/3। तो ये पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रीडिंग इंग्लिश इफ इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट कि सी और ही रीड्स हिंदी आल्सो। टॉपिक है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बेस थ्योरम। बेस थ्योरम समझना है तो ये समझना होगा। अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट E1 E2 लेट E1 E2 E3 डॉट En be the partition of the sample space, be the partition of S, and suppose that each of the event E1 E2 E3 are a non-zero probability occurrence and they are, और साथ साथ ये लेना कि E1 E2 E3 सबकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो जीरो से ग्रेटर होगी, नॉन जीरो होगी। एंड वन मोर कंडीशन कि ऑल द सेट्स EI इंटरसेक्शन EJ आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, मतलब हमने एक ऐसा सैंपल स्पेस लिया, ये हमारा सैंपल स्पेस है। ठीक है, अब इसका ऐसा पार्टीशन किया गया कि दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3, दिस वन इज E4। अब ऐसे हम पार्टीशन करते गए इसका। ठीक है, इस सेट का हम लोग पार्टीशन करते गए और ऐसे करते करते हमने इसका ऐसा पार्टीशन किया कि कोई भी दो सेट में कुछ कॉमन नहीं है, सारे सेट जो हैं आपके डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, तो ये भी हमने ध्यान रखा कि सारे सेट क्या रहे, डिसजॉइंट रहे। En तक कर दिया। अब हम एक इवेंट ए ले लेंगे, हमको पता करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। एक इवेंट ए है जो कि विच इज एसोसिएटेड, जो कि जुड़ा हुआ है सबसे, एसोसिएटेड विथ ऑल इवेंट, मतलब EI लिख दिया, सबसे जुड़ा हुआ। तो हमने एक सेट लिया, ये है ए, इसको ऐसे बनाया। ये जो सेट है ये ए है, इसका ये इवेंट का नाम क्या है, ए है, और ये इवेंट ए सबसे जुड़ा हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यही सिखाता है कि ये ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ये जो हमारा ए जो मैंने ऐसे बनाया बड़ा सा, जो कि सबसे जुड़ा हुआ है, सारे सेटों से इन्वॉल्व होता है, सबके साथ एसोसिएटेड है, ये इतना बड़ा सा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी सिस्टम हमारी क्या है, कुछ इस तरीके से मैं बताता हूँ कि ए जो है वो सबसे एसोसिएटेड है। तो होता क्या है कि इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना है तो मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से पहले ई हो चुका है, तो अगर ई हो चुका है तो वो हो जाएगा ए अपॉन E1। सॉरी, मान लिया कि E1 ऑलरेडी अकर्ड, E1 अगर इवेंट ए से पहले हो चुका है तो उसके रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा लिया। बट मुझे पता तो है नहीं कि E1 हुआ है कि E2 हुआ है, तो अगर E1 नहीं हुआ होगा तो मे बी E2 हुआ होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और अगर E2 हुआ होगा तो उसके लिए A/E2 भी लिखना पड़ेगा। फिर अगर मुझे पता नहीं और की कंडीशन है कि मे बी E2 भी ना हुआ हो, तो हो सके E3 हुआ हो, आपका E3 पहले हो गया हो, तो E3 और उसके बगल में P A/E3, और ऐसे अगर हम करते जाएं सबके साथ डॉट 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 डॉट, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En। तो इसको बोलते हैं हम लोग टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बेस थ्योरम में यूज होगा। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं
तो क्वेश्चन है कि अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है, कि एक पर्सन है जिसने आप एक काम लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन का। अ पर्सन हैज टेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65% दैट देयर विल बी स्ट्राइक। अब उसमें 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक होने की, ठीक है, देयर विल बी स्ट्राइक, एंड 0.80 that the construction job will be completed on time, and 0.80 construction job completed on time if there is no strike, on time if no strike। अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो हमको पता है कि 0.80% उसकी चांसेस है कि टाइम हो गया। और इफ देयर इज ए स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक होती है, इफ देयर इज स्ट्राइक, तो उस केस में भी टाइम पे कंप्लीट हो सकता है काम, और उसके चांसेस हैं 0.32%, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो हमें पता करना है, हमें डिटरमाइन करना है किसकी प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक कंस्ट्रक्शन का काम है, किसी ने उसको लिया, और उसमें क्या है कि हमको स्ट्राइक के भी चांसेस हैं कि बीच में कहीं स्ट्राइक आ जाए तो काम लेट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में पता करना है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो मैंने मान लिया कि एक इवेंट है जो कि बताता है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। और मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट ई जो इवेंट है, कि ई जो इवेंट है वो है कि देयर इज ए स्ट्राइक। ई इवेंट क्या है, वो बताता है कि स्ट्राइक होगा, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए दो पॉसिबिलिटी हैं। सैंपल स्पेस है हमारा, इधर वाला है स्ट्राइक होने वाला, और दूसरा है ई डैश, ई अगर सॉरी ई ले लिया मैंने स्ट्राइक, देन ई डैश हो जाएगा कि नो स्ट्राइक, ठीक है, क्योंकि ई का उल्टा है, स्ट्राइक का अपोजिट है नो स्ट्राइक। तो ई इज द देयर विल बी स्ट्राइक, ये एक इवेंट हो गया। स्ट्राइक अगर होगा तो उसका इवेंट को मैंने ई मान लिया, तो ऑटोमेटिकली ई डैश मीन्स कि देयर इज नो स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग ई, ठीक है। अब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी देखिए आपको दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.65% ये है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है 0.8, ये क्या है, ये है कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो देखिए कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट होता है, इसको मैंने ए से माना है, मैंने ए से मान लिया है, ए का मतलब है टाइम पे कंप्लीट होगा। तो ये क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन जॉब ए टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, जबकि नो स्ट्राइक है। तो नो स्ट्राइक का मतलब ई डैश है, नो स्ट्राइक मीन्स क्या हमारा, तो ए अपॉन ई डैश हमको दिया हुआ है, ये जो दिया है 0.8, इसका मतलब हो गया आपका कि देयर इज नो स्ट्राइक। जब स्ट्राइक नहीं होगी तो स्ट्राइक नहीं होना मतलब ई डैश, और ए का मतलब का जो काम है वो टाइम पे कंप्लीट होता है। दूसरा कह रहा है कि इफ देयर इज ए स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3% है कि तब भी काम कंप्लीट हो सकता है। तो 0.32 मीन्स कि काम जो है, जॉब जो है टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, जबकि आपका स्ट्राइक है, ई का मतलब स्ट्राइक हो गया। तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि काम टाइम पे हो जाए, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चाहिए हमें, ठीक है। तो फार्मूला लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब इसके दो चांसेस हैं, दो तरीके हैं कि इफ देयर इज ए स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक हुआ, ई का मतलब क्या है स्ट्राइक, तो स्ट्राइक हुआ तो उसके बगल में आएगा पी ए अपॉन आर। अगर स्ट्राइक नहीं हुआ तो आर में आ गया वो दूसरा कि देयर इज नो स्ट्राइक, ई डैश का मतलब क्या है, नो स्ट्राइक लिखा है मैंने यहाँ पे कि नो स्ट्राइक को ऐसे दिखाया है ई डैश से, तो नो स्ट्राइक उसके साथ अगर देखा जाए तो ए अपॉन ई डैश हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज हमको पता है, तो यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। पी ई हमारा कितना है भाई, पी 0.65, पी ए अपॉन ई
0.32 प्लस पीई डैश। अब देखिए पीई का कंप्लीमेंट्री सेट है पीई डैश। पीई डैश मतलब ई का मतलब है कि देयर इज स्ट्राइक और ई डैश का मतलब है नो स्ट्राइक। तो नो स्ट्राइक इज ए कंप्लीमेंट्री ऑफ स्ट्राइक। तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे 1 माइनस 0.65, मतलब स्ट्राइक वाली प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 0.35। तो इसकी जो पी डैश की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0.35 हो जाएगी इनटू ए अपॉन ई डैश हमको दिया हुआ है। ए अपॉन ई डैश क्या है 0.8। अब ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। और आंसर आएगा कितना देखिए, इसका आंसर आएगा आपका, आंसर इज 0.488। ठीक है।